हम सभी वैसे तो हम सभी हम में से कई सारे जन वैद्य अनंत धर्मादि जी सर को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं, जो आयुर्वेद शास्त्र में नए आए हैं और इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्हें जानकारी प्राप्त होने के लिए या उन्हें पता होने के लिए उनका परिचय देने की मैं वैद्य रेणुका गयाल नाम से विनती करती हूँ। वैद्य रेणुका गयाल मैडम। नमस्कार। आज इस संहिता निरूपण समारोह 2021 में आप सभी का स्वागत। आज के हमारे जो प्रमुख आचार्य हैं, उनका परिचय और उनके लिए शुभेच्छा देना, ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं सर का परिचय देती हूँ। हम सभी को सर बहुत अच्छी तरह से मालूम है। जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनको देखा भी नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे शिष्यगण उनको जानते हैं, क्योंकि उनका शास्त्र अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ जो उपक्रम है, यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से, उससे जो जुड़े हैं उनको भी सर को नहीं देखते हुए भी मालूम है। तो यही उनका बहुत बड़ा परिचय है। लौकिक अर्थ में उनका जो परिचय है, जो सर पूर्व अध्यापक, विभाग प्रमुख, अधिष्ठाता और महाराष्ट्र शासन में डायरेक्टर आयुर्वेद क्षेत्र के हो चुके हैं। उनका जो शैक्षणिक परिचय है, वो अत्युच्च संस्था में जामनगर में सर का पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हुआ और पुणे विद्यापीठ में सर ने पीएचडी भी भाभी साठे के सर के अंडर में पूर्ण की है। पूरे भारतवर्ष में सर के बहुत सारे शिष्यगण हैं, जो भारतवर्ष के बाहर भी जाके अपनी अपनी चिकित्सा उपक्रम में जुड़े हुए हैं। सर एक उत्तम अध्यापक है, एक उत्तम चिकित्सक है, एक शास्त्र के साधक है। केवल आयुर्वेद शास्त्र का ही अभ्यास सर करते हैं ऐसा नहीं है, तो उसके साथ साथ अन्य शास्त्रों का भी अभ्यास, उपनिषदों का अभ्यास, भागवत का अभ्यास, अर्थशास्त्र का अभ्यास या अन्य बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास, संगीत शास्त्र का अभ्यास, इन सभी शास्त्रों का अभ्यास सर का निरंतर चलता आ रहा है और उसकी साधना भी सर करते हैं। और जब भी हम शिष्यगण एक साथ आते हैं, तो कभी चर्चा में उसकी हमें प्रचिति भी जरूर आती है। तो ऐसे निरंतर अध्ययन अध्यापन करने वाले हमारे आचार्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर, उनका जो यह प्रवास चल रहा है अध्ययन का और अध्यापन का, उसमें उनको बहुत अच्छा सहयोग देने में उनकी जो धर्मपत्नी है, नलिनी धर्माधिकारी मैडम, काकू, उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। उनका सर के परिचय में उनका नाम लेना बहुत आवश्यक है। इसका कारण मैं बोलती हूँ कि जब हमारा धनेज में कार्यक्रम होता है, तो वैसे तो मैडम वैद्य शास्त्र से जुड़ी है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सक नहीं है। लेकिन वो भी हमारे साथ धनेज में पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहती है। हमारे कार्यक्रम में उनका एक सहभाग रहता है और उनकी एक प्रेरणा भी रहती है। वो भी बात हमारे सभी के लिए बहुत आनंददायी होती है। सर, आज के हमारे ये कार्यक्रम में सर को शुभेच्छा देने का भी मुझे एक काम है। मैं सर को मैंने सर के पास अ, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ में सर के साथ अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। तो तब से संहिता का अध्ययन सर के साथ मैं करती आ रही हूँ। जब मैं शायद 1991-94 तक संहिता का अध्ययन सर के साथ करती थी, तब से लेके 2021 तक हर एक कार्यक्रम में
जहाँ पर जितना मुझे पॉसिबल है मैं प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित रहती हूँ और अ, उसका अध्ययन का काम भी करती हूँ। वाघोली स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय में हमने कुछ निवासीय शिविर या गुरुकुल जैसे 2-3 कार्यक्रम लिए थे। चरक गुरुकुल, सुश्रुत गुरुकुल, जिसके प्रमुख आचार्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर ही थे। जब 7 दिन तक सर के साथ रह के बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना अध्ययन अध्यापन का काम किया है और उसमें से कई सारे वैद्य आज हमारे इस कार्यक्रम के संयोजन में भी है, अध्यापक के तौर पर भी है। जैसे कि वैद्य अभिजीत सराफ प्रमुख अध्यापक के तौर पर है और वैद्य सुलक्षणा मैडम एक संयोजन समिति के एक सदस्य के तौर पर, और आज वो उनका अध्यापक का भी काम हमें आज हम उसका लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये सभी सर का कार्य है और इस कार्य को आगे लेने के लिए हम सभी शिष्यगणों के शिष्यगणों के ओर से मैं आज सर को बहुत बहुत शुभेच्छा भी देती हूँ और सर की दीर्घायु की और निरामय आरोग्य की प्रार्थना भी करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रेणुका ताई। मैं सर से विनती करती हूँ कि हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। सर अनम्यूट करावं लागेल। हाँ चल हाँ चल सुरू. हो सर. अभिजित आलाय का? नाहीये सर. जरा चला. हाँ ठीक आहे. आला की मला हे करा, फोन ठीक आहे. करा, सूचना हो करा. चालेल. लिखित केलं तरी चालेल. हो हो सभी का स्वागत है. मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ पाया हूँ और आयुर्वेद की सेवा और आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला. एक हिंदी गीत है, उस पंक्ति से मैं इसका प्रारंभ करता हूँ. धन्य भाग सेवा का अवसर पाया. बहुत भाग्यशाली हूँ मैं. मित्रों, हम सब, अब मुझे पता नहीं छात्र कितने हैं और अध्यापक कितने हैं, वैद्य कितने हैं, फिर भी एक तो निश्चित है कि ये सुनने के लिए जो आए हैं वो कभी ना कभी वैद्य होने वाले हैं. जो छात्र है वो तो वैद्य होने वाले हैं. तो इसलिए आयुर्वेद में जब हम, मेरा एक गत 35-40 साल से जो अनुभव है उसके अनुसार ऐसे देखा गया है कि प्रायः, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रायः बीएमएस होने के बाद जब बाहर निकलता है तो उसमें आयुर्वेदीय चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करने का आत्मविश्वास का अभाव दिखता है. प्रायः कह रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ. फिर एमडी होते हैं, उसके बाद भी इस पे कोई खास परिवर्तन नहीं आता है. पीएचडी होते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं आता है. क्या कारण है इसका? इसका कारण हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ त्रुटियां है और वो त्रुटियां जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक
विद्यार्थियों में आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में खड़े रहने का आत्मविश्वास उत्पन्न होना कठिन है। इसलिए मैंने ये प्रयास रखा है कि विद्यार्थियों में शास्त्र का अध्ययन उत्तम तरह से हो और उनकी व्यवसाय करने की क्षमता बढ़े और उसके लिए जो भी आवश्यक है वो प्रयास निरंतर चल रहे हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि अब कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके घर में कोई वैद्यकीय व्यवसाय नहीं है, फिर भी केवल बीएमएस होने के बाद भी वो उत्तम व्यवसाय कर पा रहे हैं। कुछ लोग एमडी होकर करते हैं, ऐसे भी हैं कि जो उत्तम व्यवसाय कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मूलतः एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की मनीषा से आए थे, उनका उनके ऊपर प्रभाव मॉडर्न मेडिसिन का था, विचार मॉडर्न मेडिसिन की ओर जाने का था। उनका भी पूर्णतया परिवर्तन इस प्रयास के बाद कुछ अंश में कुछ विद्यार्थियों में देखा गया है। इसका अर्थ यह है कि जो दिशा है वो निश्चित रूप से लाभदायी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमें चिकित्सा के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो पढ़ाई जानी चाहिए, वो समझानी जानी चाहिए और ये काम चरक संहिता के साथ क्लिनिकल वर्क करने वाला ही कर सकता है। जो क्लिनिशियन है वही चरक संहिता का उत्तम अध्यापन, अध्ययन और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दे सकता है। मैं मूलतः काय चिकित्सा का प्राध्यापक रह चुका हूं और शास्त्र समझते हुए चिकित्सा करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। परिणाम स्वरूप हमारी त्रुटियां क्या है अध्ययन की, अध्यापन की, वो मुझे धीरे-धीरे समझ में आती गई। इसलिए विद्यार्थियों को दृढ़ता पूर्वक व्यवसाय करने की क्षमता प्राप्त होने के लिए जो आवश्यक है वो देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उसी कड़ी में मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। दुर्भाग्य से हमारे ऊपर आज जो संस्कार हो रहे हैं वातावरण में, पूरे समूचे वातावरण में, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की भी, हमें विविध प्रकार की इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद रोग क्या है उसका नाम मिलता है। रोगी आता है हमारे पास तो फाइल लेकर आता है, डायग्नोस्ड विथ इन्वेस्टिगेशंस, और हम फिर उस पर औषधियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे डायग्नोसिस हो गया पीसीओडी, अब पीसीओडी में क्या देंगे? हम पीसीओडी की दवा ढूंढने लगते हैं। डायबिटीज हुआ है, हम हाइपोग्लाइसेमिक दवा ढूंढते हैं। प्रतिशय हुआ, हम एंटी एलर्जिक, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल ढूंढते हैं। और
परिणाम ये हुआ कि हमारी विचार करने की दृष्टि ये इस ढंग से हुई है, हमारे विचार करने की दृष्टि एंटी डिसीज जा रही है। मुझे छात्र पूछते हैं कि अमुक अमुक डिसीज से रोगी पीड़ित है, उसमें क्या दूं? और ऐसे प्राय होता है। यहाँ हम कुछ गलती कर रहे हैं। मुझे गलती ये है कि हम आयुर्वेद का विचार ही नहीं कर रहे। हम कर क्या रहे हैं? एलोपैथिक जो डायग्नोसिस हुआ है उसका आयुर्वेदिक नाम क्या होगा और उस नाम के अनुसार उसके लिए कौन सा ड्रग देना है। समझो, अर्थराइटिस है, हम किताब ढूंढेंगे, वैद्य रत्नाकर, वैशज रत्नावली, भाव प्रकाश, सारंगधर, उनमें से फिर उस व्याधि में संदिग्ध वात में, आमवात में, अड्डवात में कम काम करने वाली दवाइयां कौन सी है वो सिलेक्ट करके देना प्रारंभ करेंगे। इस संस्कार में हम डूब गए हैं। वास्तव होना क्या चाहिए था? हमें आयुर्वेदीय निदान करना पड़ेगा। तो आपके मन में आएगा क्या तो अलग अलग हो सकता है क्या आयुर्वेदिक निदान और मॉडर्न निदान? निश्चित रूप से अलग होता है। आयुर्वेद में निदान करने की व्याख्या भिन्न है। आयुर्वेद में नामकरण को प्राधान्य नहीं है। व्याधि के नामकरण को प्राधान्य बहुत ही कम है, क्योंकि चिकित्सा क्रम व्याधि के नाम के ऊपर नहीं चलता। व्याधि की चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद पद्धति से ही जाना पड़ता है, तो जाकर आपको चिकित्सा में विश्वास पूर्वक एक एक पर आप डाल सकते हो, अन्यथा नहीं। इसलिए इस प्रकार की यदि सोच मन में है, अर्टिकेरिया के लिए औषध क्या है, गलत है। एलर्जी के लिए दवा क्या है, गलत है। हमें आयुर्वेद दृष्टि से विचार करना है। हम व्याधि की चिकित्सा नहीं करते। फिर हम चिकित्सा किसकी करते हैं? हम चिकित्सा दोषों का साम्य प्रस्थापित करने की करते हैं। इसका अर्थ यह है कि दोष जब वैषम्यावस्था में आते हैं तो वो रोग करते हैं, और उनको साम्यावस्था में लाने के बाद रोग स्वयं शांत होता है। उसके लिए स्वतंत्र चिकित्सा की आवश्यकता न्यूनतम लगती है, बहुत कम लगती है। आवश्यक हो तो करनी पड़ती है, निश्चित रूप से करनी पड़ती है, लेकिन प्रायः उसकी आवश्यकता न्यूनतम होती है। इसलिए हमारी दिशा हमें बदलनी चाहिए। रोग परीक्षण करना, इसका अर्थ क्या है? रोगम आदौ परीक्षेत का अर्थ क्या है? ग्रंथकार कहते हैं रोगम आदौ परीक्षेत
तो अनंतरम औषधम परीक्षे, तो पहले रोग की परीक्षा करो, फिर औषध की परीक्षा करो। और इस प्रकार जो करते हैं उनको मिलने वाला यश ये निश्चयात्मक है, और जो ऐसा नहीं करते उनको मिलने वाला यश यादृच्छिक है। यादृच्छिक का अर्थ है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ट्रायल एंड एरर चलती रहेगी। 7 दिन ये देखो, 15 दिन ये लो, 20 दिन ये लो, 1 महीना ये लो, 2 महीने चलते रहेगा, लेकिन यश नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ये देखना है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा की दिशा क्या होगी, और आयुर्वेदीय चिकित्सा यदि करनी है तो निदान भी आयुर्वेद का होना आवश्यक है। इस विषय को आने वाले 3 दिनों में मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले अभी जो मैंने कहा था कि दोषों की चिकित्सा करने से रोग स्वयं शांत होता है। क्यों? वाग्भट कहता है, चरक कहता है, सुश्रुत कहते हैं, दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। दोष ही सभी व्याधियों का कारण है। दोषाज आर द पैथोजेंस, दोषाज आर द डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट। और इसीलिए चिकित्सा की व्याख्या धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता तंत्र प्रयोजनम, धातु साम्य प्रस्थापित करना यही तंत्र का प्रयोजन है। और दूसरा प्रयोजन है कि ये धातुओं का प्रदूषण फिर कभी न हो, न भवेतिति, इनका वैषम्य पुनः न हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था करना ये हमारा चिकित्सा का उद्देश्य होता है। यहाँ धातु साम्य शब्द से अधिकरण न्याय से, अधिकरण तंत्र युक्ति से अभिप्राय दोषों का साम्य करना ये है। और फिर दोष विचलित न हो, ये दूसरा कार्य है। इसलिए हमें दोष साम्य करने की दिशा में प्रयास करना है। इसलिए वाग्भट ने कहा है, रोगस्तु दोष वैषम्य। दोष वैषम्य यही रोग है, पहली अवस्था है उसकी। इस पे चिकित्सा नहीं करोगे तो वो दांतों में जाकर व्याधि करेगा। दोष वैषम्य स्वास्थ्यावस्था नहीं है। चये अपहृता दोषा लभन्ते नोत्तरागति, इसी अवस्था में उनको विजय मिलाओ, उसको अगले की स्थिति नहीं आएगी। इसलिए रोगस्त दोष वैषम्य। अब इस वैषम्य, दोष वैषम्य और साम्य प्रस्थापित करना, ये प्रक्रिया चिकित्सक को दत्तचित्त होकर करनी पड़ती है। दत्तचित्त होकर करनी पड़ती है। दत्तचित्त कहने का अर्थ है कि पूरा ध्यान इसकी ओर देना पड़ता है, सूक्ष्मता के साथ। जब तक आप इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आप चिकित्सा करने में सक्षम नहीं होंगे, आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें चिंता करनी है दोषों को शांत करने की। अब ये समझने के लिए हम एक सूत्र देखेंगे। पहले चरक सूत्रस्थान अध्याय 1, 59, 60, 61, 62।
पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 59। वृक्ष शीतो लघु सूक्ष्मः चलोथ विशदखरः विपरीत गुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यति। सस्नेहम् उष्णं तीक्ष्णं च द्रवम् अम्लं सरं कटु विपरीत गुणैः पित्तं द्रव्यैः आशु प्रशाम्यति। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलाः श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणैः गुणाः। बस काफी, इतना काफी है, यही रुको। अब देखिए, ग्रंथकर्ता ने वायु के गुण बताए हैं, वो सभी को याद है। क्यों बताए हैं? उनका समय नहीं जा रहा था, काफी समय था, चलो कुछ लिख देंगे, नहीं। ये गुण, ये उनका वीर्य है। अपने वीर्य की व्याख्या पढ़ी होगी द्रव्य गुण में, क्रियते येनया क्रिया तद्वीर्यम्। शेअर करायचं का हे? मॅडम विचारत होत्या. जिससे जो कार्य होता है उसको वीर्य कहते हैं। ये दोषों के कार्य करने वाले वीर्य है। प्राकृत अवस्था में सुख कार्य करते हैं और विकृत अवस्था में व्याधि करते हैं, ये वीर्य है इनका। अब इनके वीर्यों में ये वीर्य प्रधान है। ये इसलिए बताया है कि शरीर में ये जब शरीर में घूमते रहते हैं तो इनके ये प्राकृत गुण शरीर का पोषण करते हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि 6 रसों का अभ्यास करना चाहिए, न्यूनाधिक करो। विशिष्ट ऋतु में तीखा कम खाओ, विशिष्ट ऋतु में मीठा कम खाओ, स्नेह कम करो, विशिष्ट ऋतु में कुछ ऋतु में रुक्ष द्रव्य का सेवन करो। ये नियम है, लेकिन उन्होंने आपको 6 रसों का प्रयोग करने के लिए आज्ञा दी है कि न्यूनाधिक प्रयोग में आप करते रहियो। क्यों? सभी दोषों के गुण, जैसे ये वायु के गुण बताए हैं, वैसे उष्ण तीक्ष्ण द्रव सर ये पित्त के गुण हैं, और गुरु शीत मृदु स्निग्ध पिच्छिल ये श्लेष्मा के गुण है। ये इनके वीर्य है, ये अपने इन वीर्यों से कार्य करते हैं शरीर में। और जब ये वीर्य विकृत होते हैं तो इन्हीं वीर्यों से व्याधि होती है। इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि इनमें से वायु के गुणों में से कौन सा वीर्य बड़ा है। क्या रुक्ष बड़ा है, क्या शीत बड़ा है, क्या लघु बड़ा है, या विशद खर बड़ा है, या सभी बड़े हैं। यदि केवल रुक्ष गुणों का वृद्धि हुई है प्रमाण से अधिक, तो हमें चिकित्सा आसान है। केवल स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। लघु गुणों से यदि बड़ा है तो चिकित्सा आसान है। हमें गुरु गुणों की चिकित्सा गुरु गुणों से वृद्ध करना पड़ेगा। यदि विशद गुण हुआ है, बड़ा हुआ है, तो हमें लक्षण गुणों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार पिछले गुण का विशद गुण की चिकित्सा के लिए खर गुण के लिए पिछिल देना पड़ेगा, विशेष लक्षण देना पड़ेगा। इस प्रकार आपको दोषों के गुणों की विपरीत चिकित्सा करने के बाद अगले सूत्र में कहते हैं विपरीत गुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशम्यति। यहाँ आपको विपरीत शब्द से आप परिचित है। सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च। विशेष ये
विपरीत का अर्थ है, समान नहीं है, उसको विपरीत कहते हैं। विपरीत गुण है। तो सामान्य वृद्धि कारणम, और उसको यदि क्षीण करना है तो उसके विपरीत देना पड़ेगा। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं विपरीत गुण ही। यहाँ विपरीत शब्द तो हमें परिचित है, गुण शब्द भी परिचित है। अब ये गुण शब्द की तृतीया है। गुण ही राम के समान, रामेण रामाभ्याम रामैहि, उसी प्रकार गुणेन गुणाभ्याम गुणैहि तृतीया। इन गुणों से, विपरीत गुणों से, विपरीत गुणों से युक्त द्रव्यों से, इसलिए द्रव्य ही, द्रव्य की भी तृतीया की है। तो विपरीत गुण जिनका है, ऐसे द्रव्यों से वायु शांत होता है। यानी वायु को शांत करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वायु किस गुण से बड़ा है, उसके विपरीत चिकित्सा आपको करनी पड़ती है। वायु शांत होता है। मारुतः संप्रशाम्यति। प्रशाम्यति में शाम्यति ये क्रियापद है, सम और प्र ये उसको उपसर्ग लगाया है, दोनों का मिलाकर अर्थ होता है उत्तम पद्धति से उनका शमन होता है। इस प्रकार तीनों दोषों का वर्णन ग्रंथकार कहते हैं, इसलिए इन गुणों का महत्व है। वैसे ही पित्त, इसमें कुछ गुण है, किंचित स्नेह है, उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है, द्रवत्व है, सरत्व है, अम्लत्व है, कटुत्व है। अब हमें ये समझना है कि पित्त यदि बड़ा है तो किस गुण से बड़ा है? पैतृक व्याधि आया कि सबको सब कुछ दे दिया, ऐसी चिकित्सा नहीं होती है। यदि आपको शीघ्रता से उपशय चाहिए तो आपको पिन पॉइंट चयन करना है, कौन से गुण से बड़ा है और उसके विपरीत द्रव्य क्या है, इसका अध्ययन अभ्यास द्रव्य गुण का होना अनिवार्य है। ऐसे सभी का है, कभी पित्त द्रव गुण से बढ़ता है, अग्निमांद्य होता है ग्रहणी तो द्रव गुण से बढ़ता है। ज्वर आता है तो उष्ण गुण से बढ़ता है, रक्तस्राव होता है तो तीक्ष्णोष्ण गुण से बढ़ता है। जब बार बार मल प्रवृत्ति होती है, कोष्ठ मृदु होता है तो सर गुण से होता है, और अम्ल गुण से होता है, द्रव गुण से होता है। तो हमें किन गुणों से विपत्ति आ रही है ये समझना पड़ता है। उसी प्रकार श्लेष्मा का है, श्लेष्मा के गुण है, ये इसलिए बताया है कि इनकी वृद्धि होने से रोग होते हैं, और इनको यदि कम करना है तो इनके विपरीत चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। अब ये गुरु के विपरीत क्या होगा? हो सकता है कि श्लेष्मा सभी गुणों से बढ़े एक आध व्यक्ति में, लेकिन हर व्यक्ति में ऐसे नहीं होता है। कभी गुरु गुण से बढ़ता है, कभी द्रव गुण से बढ़ता है, कभी स्निग्ध गुण से बढ़ता है, कभी पिच्छल गुण से बढ़ता है, कभी अभिषंद गुण से बढ़ता है, कभी मंद गुण से बढ़ता है। हो सकता है कि अग्नि मंद द्रवगुण से हुआ हो सकता है अग्नि स्निग्ध गुण से बड़ा मंद हो सकता है अग्नि गुरु गुण से बना मंद हुआ हो। इसलिए
हमें इन गुणों का अध्ययन चिकित्सा में करना पड़ता है और उसकी विपरीत चिकित्सा करनी पड़ती है। यदि गुरु गुण बड़ा है तो आहार विहार ऐसा हो कि लघु गुण निर्माण करे। यदि स्निग्ध गुण से बड़ा है तो आहार विहार ऐसा हो कि जो रूक्षण करे। इस प्रकार गुणों की विपरीत चिकित्सा करने से श्लेष्मा शांत होता है। अब यहाँ पर पूरी चर्चा दोषों को शांत करने की कहा की है, क्योंकि ये चिकित्सा का उद्देश्य ही है। हमें चिकित्सा में यही करना है। इसको दूर हटाकर हम चिकित्सा कर ही नहीं सकते। कुष्ठ हुआ है, मंजिष्ठा दिया, कुष्ठ हुआ है, भल्ला तक दिया, कुष्ठ हुआ है, सारिवा दिया, इससे चिकित्सा नहीं होती। आपको देखना पड़ता है कौन सा दोष किस गुण से बड़ा है। इसको कहते हैं अंशांश कल्पना। यानी हर रुग्ण में आपको तीनों दोषों के कौन से गुण किस अंश से बढ़े हैं, इसका ज्ञान जब होता है तो आप उन गुणों के विपरीत गुणों का उपयोग करने के लिए एक द्रव्य अथवा अनेक द्रव्य इकट्ठे करके चिकित्सा कर सकते हो। और उसके लिए जो अपने ग्रंथों में लिखित कल्प है उनमें से भी चयन कर सकते हो। मुझे रुक्ष गुण का द्रव्य ज्यादा चाहिए, रुक्षतर रुक्षतम चाहिए, तो मेरा आहार और विहार ये तिक्त कषाय रस प्रदान होगा, क्योंकि इन दो द्रव्यों में रुक्ष गुण ज्यादा है। अब मुझे उष्ण गुण शीत गुण का श्लेष्मा का कम करना है, तो मुझे उष्ण चाहिए, तो मुझे अब कटु रस का प्रयोग करना पड़ेगा, बड़ी मात्रा में त्रिकटु देना पड़ेगा। इस प्रकार अंशांश कल्पना आपको करनी है। और इस प्रकार आप दोषों के गुणों के विपरीत चिकित्सा जब करते हो तो उसका परिणाम क्या होता है, अगले सूत्र में देखिए, सूत्र नंबर 62। इसको समझने के लिए हमें तंत्र अभी वास्तव में हुआ क्या है कि हमारे पास चरक जो उपलब्ध है उसमें चक्रपाणी की टिप्पणी है अथवा भाषांतरकर्ता की कमेंट्री है, भाषांतर है अनेक श्लोक के बाद। तो ऐसे लगता है कि हमें कि ये श्लोक अलग है, वो श्लोक अलग है। हो सकता है अलग हो सकता है, किंतु हमें प्रतिक्षण ये देखना है इस सूत्र का अधिकरण क्या है। हमारे ऊपर के 3 सूत्रों का अधिकरण यानी वर्ण्य विषय, ये तंत्र युक्ति है। आपको चरक के लिए समझना है तो तंत्र युक्ति का अध्ययन अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो अधिकरण तंत्र युक्ति कहती है कि श्लोक का अधिकरण क्या है, विषय क्या है। ऊपर के 3 विशेष श्लोकों का विषय था दोष शांत कैसे होते हैं, तो उसका वर्णन किया। विपरीत गुण से दोष शांत होते हैं, तीनों गुण, तीनों दोष, ये अधिकरण हुआ। अब उस अधिकरण के बाद आने वाला ये श्लोक है और उसमें विपरीत गुणे शाम्यति, विपरीत गुणे शाम्यति, विपरीत गुणे शाम्यति, इस सूत्र को पहला लिया है। प्रारंभ कैसे किया है, विपरीत गुणैहि भेषजैहि। अब यहाँ पर श्लोक
एक बार पढ़ लो, फिर मैं उसका विवरण करता हूँ। पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 62। विपरीत गुणैः देश मात्रा काल उपपादितैः भेषजैः विनिवर्तन्ते विकाराः साध्यसम्मताः। हाँ, अब इसका अर्थ लगाने के लिए थोड़ा सा अन्वय लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, विपरीत गुण ही शब्द सो हमें परिचित है, तृतीया है। विपरीत गुण ही द्रव्य ही, हमने तीनों श्लोकों में देखा है। तो विपरीत गुणों द्रव्यों विपरीत गुणों से युक्त द्रव्य से ये अर्थ इस शब्द का हुआ। तृतीया करण साधन, ऐसे साधनों से कि जो दोषों के गुणों के विपरीत है। अब बीच अगले जो 4 शब्द हैं वो भी थोड़े समय के लिए अलग निकाल दो। उसके बाद आता है विपरीत गुण ही भेषजैहि, यानी द्रव्य, चिकित्सा, आहार विहार और आचार, औषध अन्न विहार। भेषजैहि, विपरीत गुण के भेषजो यानी आहार विहार सब। कैसे? विपरीत गुण के, किसके विपरीत? जो दोषों के गुण बड़े हैं उनके विपरीत। जिन जिन गुणों की वृद्धि है उनके विपरीत भेषजैहि, विपरीत गुणों की ये भी तृतीया है। विपरीत गुण युक्त औषधों से, औषधों के द्वारा, बाय दिस प्रॉपर्टीज क्या होता है? विकाराः विनिवर्तन्ते, विकाराः विनिवर्तन्ते साध्य सम्मताः, जो साध्य व्याधि है वो शांत होते हैं। विनिवर्तन्ते, इसमें वृ धातु है और वि और नि उपसर्ग है। विनिवर्तन्ते, वर्तन्ते ये गतिवाचक है, विनिवर्तन्ते आए है चले जाते हैं, शांत होते हैं। कौन शांत होते हैं? विकार शांत होते हैं। कौन से होते हैं? साध्य सम्मताः, जो साध्य है, असाध्य की बात नहीं कर रहे हम। यानी अभिप्राय ये हुआ कि विपरीत गुणों से दोष साम्य होते, ये पहले ही बता दिया है। तो विपरीत गुणों से दोष साम्य होने के बाद व्याधि बचते ही नहीं है, ये इसका अर्थ है। विनिवर्तन्ते साध्य सम्मताः विकाराः, दोषों के गुणों के विपरीत द्रव्यों का आहार विहार का प्रयोग करने से दोष शांत होते हैं, ये पहले बता दिया है। और उसका परिणाम अब बता रहे हैं। परिणाम यह है कि साध्य विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। यानी हम चिकित्सा किसकी कर रहे हैं? दोषों के विपरीत कर रहे हैं। तो हमें चिकित्सा में ध्यान देना है दोषों के गुणों का, दोषों के बढ़े हुए गुणों का। यहाँ पर इस सूत्र में और इसके पहले 3 सूत्रों में, वो 3 सूत्र निकालिए, उन पहले 3 सूत्र में, पहले 3 सूत्र। अब इसमें मैं आपको एक और बात जाते जाते बता दे रहा हूं, जो कि आज का विषय नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं प्रसंग तंत्र युक्ति। प्रसंगवशात इस यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, वो अनिवार्य है। इसलिए वो ये है कि विपरीत गुण ही शाम्यति, विपरीत गुणों के प्रयोग से दोष शांत होते हैं। इस वाक्य का उल्टा वाक्य क्या होगा? समान गुणों के सतत अभ्यास से दोषों के गुण बढ़ते हैं, और इसी का नाम प्रकोप है।
और उसी को हम शांत करते हैं। यानी इस सूत्र में प्रकोप की व्याख्या ग्रंथकर्ता ने दे दी है। समान गुणाभ्यास से दोषों का प्रकोप यानी वृद्धि गुणों की वृद्धि होती है। ये व्याख्या विपरीत तंत्र युक्ति से दे दी गई है। ये अपने ध्यान में नहीं आती है। उसके लिए आपको उसका विपर्य करना पड़ता है। इसके पहले का श्लोक होना चाहिए, समान गुणाभ्या रुक्ष शीत लघु इन द्रव्यों के इन गुणों से समान गुणों के द्रव्य से गुण से कर्म से सतत अभ्यास करने से वायु प्रकोपित होता है। ऐसा वाक्य आना चाहिए, वो नहीं आया है। वो हमें विपर्य तंत्र युक्ति से निकालना पड़ता है। श्लेष्मा के पित्त पित्त के ये गुण है, ईषत् स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल सर कटु, और ये गुण समान गुणों के द्रव्य से गुण से कर्म से बढ़ते हैं। इसी का नाम प्रकोप है। ये दूसरा वाक्य आना चाहिए। और फिर तीसरा वाक्य आना चाहिए, श्लेष्मा के ये गुण है गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला, और इनके समान गुणों के अध्ययन से अभ्यास से श्लेष्मा के गुण बढ़ते हैं। इसी का नाम दोष प्रकोप है। और ये दोष प्रकोप विपरीत गुणों के चिकित्सा से शांत होता है। ऐसा करवाना चाहिए था, लेकिन ग्रंथकर्ता ने श्लोक संख्या को मर्यादित करने के लिए अध्यापक की ओर ये जिम्मेदारी छोड़ दी है कि आप तंत्र युक्ति का प्रयोग करके वृद्धि कैसी होती ये बता दो। समान गुणा सामान्य ही वृद्धि कारणम ये बता दो। ये चिकित्सक का काम है, अध्यापक का काम है बताना। देखिए, सूत्रक सूत्र स्थान अध्याय 12 निकालिए, श्लोक नंबर 1 2 3 4 5, 5वां निकालिए, 5 या 6। बैटरी लो। तच्छ्रुत्वा वाक्यं कुमारशीरा भरद्वाज उवाच एवम् एतत् यथा भगवान् आह एत एव गुणा भवन्ति स तु एव अंगैः एवं द्रव्यैः एवं प्रभावैः च कर्मभिः अभ्यस्यमानैः वायुः प्रकोपम् आपद्यते। समान गुणाभ्यासो ही धातूनां वृद्धि कारणम इति। अब इस श्लोक को हम पढ़ेंगे क्रमशः। तच्छ्रुत्वा, इसके पहले कुछ बताया गया था, वो सुनते हुए कुमारशरा भारद्वाज ने कहा कि एवं एतद यथा भगवान हो, ऐसे ही वायु के हमको गुण अत्रेय जी ने बताए हैं। एत एव अत गुणा भवन्ति। अब ये इन गुणों से युक्त वायु, इसके लिए शब्द आया है स यानी वायु। तू, त्वे में तू है, इसमें तू अधिक व, उसका त्व हो गया और एव का मात्रा बन गई, इसलिए स तू एवं गुण ही, तू और ए मिलको त्वे हो गया है संधि में, तो उसको निकालना है। स तू एवं, एवं का ये अनुस्वार न रूप में आया है। न जो है ये व का अनुस्वार है। तो एवं गुण ही तृतीया, इन गुणों से, और द्रव्य ही, इन गुणों से युक्त द्रव्यों से, इन गुणों से, और इन गुणों का कार्य प्रभाव बताने वाले कर्म से, और प्रभाव से भी, प्रभावश्च अभ्यस्यमान ही,
कर्मभिश्च, ऐसे कर्म कि जिसका प्रभाव लघुत्व है, ऐसे कर्म जिसका प्रभाव रूक्षत्व है, ऐसे कर्म जिसका प्रभाव खरत्व है, ऐसे कर्म से भी अभ्यस्यमानै ही, इधर अभी ये उपसर्ग है, अस्य धातु है, अस धातु है, और उसका अस्य मान ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना है, ये कर्मणि प्रयोग है। तो उसके लिए मान शब्द लगा, ये आत्मनेपदी धातु है तो उसको मान शब्द लगता है। तो अभ्यस्य मान यानी इसका अभ्यास करने से, तृतीया किनका, रूक्षादि गुणों से युक्त द्रव्य, वृक्षादि गुणों, वृक्षादि गुण, उन गुणों से युक्त द्रव्य, उन गुणों से युक्त कर्म, और ऐसे प्रभाव असने वाले अन्य भाव, इनका सतत अभ्यास करने से वायु कुपित होता है। यानी क्या होता है, आगे लिखा है, समान गुणाभ्यासो ही धातूनाम वृद्धि कारणम। समान गुण का अभ्यास से धातु की वृद्धि होती है, यानी जिस गुण का सेवन किया वो गुण बढ़ता है, जिस गुण का सेवन किया वो गुण बढ़ता है, जिस गुण का सेवन किया वो गुण बढ़ता है, और उसी को धातु की वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि कहते हैं, और उसी का नाम क्या है, वायु प्रकोप अपद्यते, इसी का नाम प्रकोप है। यानी सूत्र स्थान के पहले अध्याय में प्रकोप की व्याख्या विपर्य तंत्र युक्ति में आ गई है। अब इस तंत्र युक्ति, अब इस वाक्य को एवं गुणैः द्रव्यैः प्रभावैः कर्मभिश्च अभ्यस्यमानैः वायु प्रकोप अपद्यते के स्थान पर आप पित्त रख दीजिए। पित्त के गुण है सस्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, सर, और चल सर, और याज्ञ जो भी है। तो इन गुणों से, ऐसे गुण वाले द्रव्य से, कर्म से, प्रभाव का अभ्यास करने से पित्तम प्रकोपम अपद्यन्ते। और फिर आगे समान गुणाभ्यासो ही धातुनाम वृद्धि कारणम, ये प्रकोप होता है, इसका अर्थ ही यह है कि समान गुण के अभ्यास से उनका प्रकोप होता है। इसको कहते हैं अतिदेश तंत्र युक्ति। एक तंत्र युक्ति एक दोष को बताई है, वो अन्य दोषों को भी लगानी है। इसी प्रकार फिर तीसरा श्लेष्मा के ये गुण है। फिर दूसरा वाक्य बनेगा एवं गुणैः एवं द्रव्यैः प्रभावैश्च कर्मभिश्च, ऐसे गुणों का द्रव्य, ऐसे गुणों का प्रभाव, और ऐसे गुणों के गुण वाले कर्म से, अभ्यास से श्लेष्मा पित्त कुपित होता है। अर्थ क्या उसका, समान गुणाभ्यासो ही धातुनाम वृद्धि कारणम, समान गुण का अभ्यास करने से धातु के समान गुण, धातु की वृद्धि समान गुणों से होती है, उसी का नाम प्रकोप है। तंत्र युक्ति श्लेष्मा को भी लगानी है और पित्त को भी लगानी है, और इनके विपरीत चिकित्सा करने से रोग स्वयं शांत होते हैं। तो अर्थ ये हुआ कि हमें किसी भी रोग की चिकित्सा करनी है तो चिकित्सा किसकी करनी है, दोषों की करनी है। कैसी करनी है, जो गुण बड़ा है अथवा कम हुआ है उसको साम्यावस्था में लाना, इसी का नाम चिकित्सा है। अब मुझे बताइए, बिना ये जाने आप रोग का नाम देखकर कल्प का चयन करोगे और चिकित्सा करते रहोगे तो चिकित्सा में सफल होगे या यदृच्छा से ठीक होगा। यदृच्छा से यानी हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। यदि आपको निश्चित चिकित्सा करनी है तो आपको दोषों का ज्ञान अनिवार्य है, अनिवार्य है।
तब जाकर उनके गुणों की विपरीत चिकित्सा कर पाओगे। अन्यथा चिकित्सा करना यानी ब्लाइंड ट्रीटमेंट है, ब्लाइंडली की हुई ट्रीटमेंट है, बिना समझे की हुई ट्रीटमेंट है। कभी गोली लग जाएगी, कभी नहीं लगेगी। इसलिए चिकित्सक को ये अनिवार्य है कि दोषों के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। तब जाकर चिकित्सा द्रव्य का परीक्षा वो कर सकते हैं। और इस प्रकार यदि परीक्षा करता है तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 20 अंतिम श्लोकों के 4 चरण निकालिए। चरक सूत्रस्थान अध्याय 20 श्लोक श्लोक नंबर 20। रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरम् औषधं ततः कर्मभिषक् पश्चात् ज्ञानपूर्वं समाचरेत्। यस्तु रोगम् अविज्ञाय कर्माणि आरभते भिषक् अपि औषधविधानज्ञः तस्य सिद्धिर्यदृच्छया। यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभेषज्यकोविदः देशकालप्रमाणज्ञः तस्य सिद्धिः असंशयम्। हमने एक अंश देखा, कौन सा दोषों का ज्ञान होना चाहिए, कौन से गुण की वृद्धि हुई है, ये एक अंश देखा रोग परीक्षा का। अभी बहुत देखना बाकी है, 3 दिन में देखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ अब अंतिम श्लोक पढ़ेंगे हम पहले। यहाँ यानी वो, यद शब्द है, यद उसका ये पुल्लिंगी यह है, यह यौ ये, यम यौ यान, ये न याभ्याम यही ही प्रथमा एक वचन है। यस्तु रोग विशेष ये शब्द है। रोग कहीं पृथक पृथक ज्ञान, विशेष यानी पृथकत्वकृत, निश्चित रूप ज्ञ जानता है। ये ज्ञ धातु है, उसका ज्ञ लगाकर ये विशेषज्ञ ये नाम बना है। इसको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। विशेषम जानाति इति विशेषज्ञः, रोगस्य विशेषम जानाति, रोग का पृथक पृथक ज्ञान होता, अंश का ज्ञान जिसको होता है उसको विशेषज्ञ कहते हैं। ये तद्धित प्रत्यय है, ज्ञ लगाकर, विशेष शब्द को ज्ञ लगा है। तो विशेषज्ञ कौन सा विशेष? रोगों का विशेषज्ञ जो होता है, और उसके साथ साथ जो भैषज कोविद है, जो सभी भैषज पद्धति का, आहार विहार का कोविद है। कोविद यानी विद, जानना। कोविद यानी श्रेष्ठ विद, बलवान, उत्तम विद है। उसको मिलने वाली सिद्धि निश्चित है। सिद्धि ही असंशयम, यहाँ सिद्धि शब्द का विसर्ग है। सिद्धि ही प्रथमा एक वचन है। असंशयम और विसर्ग का र बना है, उसको निकाल देना है, तो शेष बचता है असंशयम। उसको मिलने वाली सिद्धि यानी यश ये निसंशय होता है। इसमें सिद्धि में सिद्ध धातु है, उसका सिद्ध ये कबूधावी है, और उसका ये स्त्रीलिंग रूप है सिद्धि। कबूध यानी पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, और ये विशेषण बना है, तो ये नाम बना है। तो ये सिद्धि असंशय, उसकी सिद्धि निसंशय है, रोग ज्ञान हो तो। और रोग ज्ञान नहीं हो तो आगे ऊपर लिखा है यस्तु रोगम अविज्ञाय, जो बिना, अब उसी को अविज्ञाय लगा। अविज्ञाय विद, रोगविद शब्द है, और उसका बिना विद जाने, रोगविद है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, रोगम अविज्ञाय।
रोगों को जानता नहीं है, अविज्ञाय, ये लेबंत है। ज्ञात्वा, ये ज्ञा धातु का पूर्वकालवाचक अव्यय है, धातु साधित ज्ञात्वा, और यहाँ पर वी उपसर्ग लगने से ज्ञा का ज्ञात्वा न होते हुए लेबंत बनता है। तो अविज्ञाय, बिना जाने, अ और विद उपसर्ग लगे हैं, और धातु को यदि उपसर्ग लगते हैं तो उसका पूर्वकालवाचक अव्यय बनने के लिए य लगता है। इसलिए ये पूर्वकालवाचक धातु साधित विशेषण है, अव्यय है। तो ये अव्यय ये बताता है कि रोगों को बिना जाने। और यहाँ जो यहाँ का विसर्ग है उसका तू बना है, स बना है, तो यहाँ तू रोगम, रोगम में म हलंत है, उसको अलग निकालना है, अविज्ञाय। तो अविज्ञाय, बिना जानते हुए, कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म करता है सभी प्रकार के, लंघन रुंगन, चोदन वमन, औषध भेषज और आहार, जो कर्म, उसको बहुवचन बना है, कर्माणि आरभते, आरभ यानी शुरू करना, आरभते ये आत्मनेपदी क्रियापद है, तृतीय पुरुषी एक वचन। आरभते भिषक, चिकित्सक, भिषक की प्रथमा है। तो जो चिकित्सक रोग को बिना जाने कर्म का प्रारंभ करता है, अपि औषध विधारद्य, अपि में जो अपि और औषध, तो पी का ई का य बना है और औ का उसको जोड़ लगाया है, और अपि औषध ऐसा शब्द बनता है। तो अपि अलग निकालना और औषध अलग निकालना। विज्ञ विधान ज्ञ, विधान यानी पद्धति, योजना, औषध का विधान जानता है ज्ञ, ये ज्ञ लगाकर उसका नाम बना है, विधान ज्ञ तद्धित प्रत्यय। तो विज्ञान, विधान ज्ञ का विसर्ग है, तो विधान ज्ञ वो औषध की जो पद्धति जानता है, औषधार विहार की, लेकिन रोगों को जानता नहीं है। तस्य षष्ठी है ये, सहात होते जैसे है वैसे उसका तस्य तयो हो तेषाम, ये षष्ठी है। तो सिद्धि ही, सिद्धि शब्द आया है पहले सुना हमने, उसका विसर्ग है सिद्धि ही, तो उसको अलग निकालना है, यदृच्छया यानी निश्चित नहीं है, कभी होगा कभी नहीं होगा। हमें कौन सा वैद्य बनना है ये निश्चित करो, हमें निश्चित देना है। रोगी हमारे पास आता है, वो इसलिए नहीं आता है कि आप ट्रायल करो हमारे पे, ये दवा देके देखो, वो देके देखो, वो देके देखो, इसके लिए नहीं आ रहा है आपके पास। वो निश्चित रूप से आपके विश्वास रख के आया है कि आप सर्वज्ञ हैं और आप मुझे ठीक करने वाले हो, निश्चित रूप से ठीक करने वाले हो। और नहीं होने वाला तो आप बता रहे कि नहीं होने वाले हो। यदि कष्ट साध्य तो वो हो गया, आप ये कष्ट साध्य है, इस पे समय लगेगा, नहीं होने वाला, ये देरी से होगा। ये आपको बताना आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। इसको 3 महीने लगेंगे बस, इसको 15 दिन लगेंगे, इसको 8 दिन लगेंगे, ये निश्चित कहना आना चाहिए। इतना विश्वास उत्पन्न होना चाहिए चिकित्सा में, आत्मविश्वास उत्पन्न होना चाहिए, और तब चिकित्सा करने का अधिकार है आपको, नहीं तो अधिकार नहीं है। यदि उसके अलावा आप करते हो तो आप अपराध कर रहे हो। जब ऐसी अवस्था आती है कि हम मन में संभ्रम है, साफ कह दीजिए भैया अभी निश्चित नहीं बता पा रहा हूँ, 8 दिन के बाद निश्चित बताऊंगा कि आपका रोग ठीक होने वाला है, नहीं होने वाला है, अध्ययन करके बताऊंगा, अभी प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार प्रयास करने हैं, विश्वास संपादन करना है। जब आपके 50% ठीक होते हैं तो 51% आपको सुनता है, हाँ साहब मैं राह देखता हूँ, आप प्रयास करो।
लेकिन ये विश्वास निर्माण करना आवश्यक है। भाई आज तक सब पेशेंट ठीक किया आपने, मुझे भी ठीक किया है, अब क्यों? हाँ, अब परिस्थिति भिन्न है। अब मुझे इसमें निश्चित निदान करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मुझे कुछ परीक्षा करनी पड़ेगी, मुझे कुछ देकर देखना पड़ेगा, किस औषध से लाभ होगा, किससे नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा मुझे। अब थोड़ा-सा समय माँग लो, देता है रोगी, निश्चित देता है, मेरा अनुभव है। लेकिन तब विश्वास करता है जब आपके वो उस पेशेंट को अपने अन्य क्षेत्रों में यश दिया है या अन्य रोगियों को आपने यश दिया है, ठीक किया है, तब जाके आपको विश्वास रखता है वो कि नहीं आप ठीक कर रहे हो। इस प्रकार आपको रोग ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम थोड़ा आगे जाएँगे। अब अब रोगमादव परीक्षित का अर्थ क्या है? हमने एक तो देख लिया हमें चिकित्सा क्या करनी है, हमें चिकित्सा दोषों की करनी है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें दोषों का ज्ञान अनिवार्य है, उसके बिना हम चिकित्सा नहीं कर पाएँगे। यदि बिना दोष के ज्ञान हम चिकित्सा करते हैं, तो हम रोगी को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। सो अपराध्यति, वो गलती करता है और उसका खामियाजा, उसकी न्यूनता, उसका दुष्परिणाम रोगी को भोगना पड़ता है। इसलिए रोग ज्ञान का अर्थ केवल मॉडर्न डायग्नोसिस ये नहीं होता, अथवा रोग का नाम क्या है, इससे नहीं होता। तो रोग ज्ञान में पहला विषय है आपको दोष का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि चिकित्सा आपको दोषों की करनी है। नाम के अनुसार औषध चयन नहीं करना है। कुष्ठग्न औषधों का 10 संग्रह किया, इकट्ठा किया, घनवटी बना दी, कुष्ठ में ठीक होगा, ऐसे हो नहीं सकता। इसलिए रोग ज्ञान में आपको ये आवश्यक है कि दोषों का ज्ञान हो। अब हम आगे जाएंगे, रोग ज्ञान कैसे किया जाता है, दोष ज्ञान कैसे किया जाता है। अब आपको ये तो पता ही होगा, रोग ज्ञान के साधन कितने हैं। निदानम पुरुरूपाणि रूपाणि उपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम। रोगाणाम, रोग जानने के ये साधन है, ये हमने याद भी कर लिए, परीक्षा में लिख भी दिए, पास भी हो गए, लेकिन इसका प्रयोग नहीं जानते कैसे करना, रोग ज्ञान कैसे करना। पहला शब्द क्या है? हेतु। पहला शब्द है हेतु, निदान। अब निदान किसको कहेंगे? हमारे एक मित्र हैं, वो कहते थे कि अरे भाई हमारे आयुर्वेद में इतनी गलतियां हैं, इतना ढीलापन है कि कोई पेशेंट आया, उसने कहा कि मैंने कल दही खाया, हो गया हेतु। कोई नियम ही नहीं है, हेतु किसको कहेंगे? एक दिन खाया, इतना खाया, उतना, कितना खाया, हो गए हेतु। यानी हेतु किसको कहना, ये भी हमारे पास कोई निश्चित साधन नहीं है। ये धारणा गलत है। ग्रंथकर्ताओं ने हेतु के निकष दिए हैं, किसको हेतु कहेंगे। हेतु
उसको कहते हैं कि जो हम आजीवन करते हैं। क्या क्या करते हैं? आहार करते हैं, विहार करते हैं, आचार करते हैं, इन सब के विधि दिए हैं। आहार की विधि है, विचरण की विधि है, विहार की विधि है, आचार की विधि है, और इन विधियों को छोड़कर जो जो आप करोगे वो सब हेतु है। निकालिए चरक सूत्रस्थान अध्याय 28। मी कुठे थांबायचं सांगा मला? 11:15 होऊन गेलेत. सर 12 पर्यंत चालेल. हम्म 12 पर्यंत चालेल. श्लोक नंबर तो हा श्लोक काढा. अष्टविधौ शुभाशुभ करो, हा. आहारस्य विधौ अष्टौ शुभाशुभ करो. शेवटी 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 आहारस्य विधौ अष्टौ 28वा अध्याय शेवटी. हो. 28वा. चरक 39 बघ बरं. 39 नाही 42 आहे. हा. चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 श्लोक नंबर 42. आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषा हेतु संज्ञकाः शुभाशुभ समुत्पत्तौ तान् परीक्ष्य प्रयोजयेत्. ये इस श्लोक को सुवर्णाक्षरों से मंडित करके रखो. हेतु किसको कहे की व्याख्या यहाँ पर व्याख्या नहीं, क्राइटेरिया दिए हैं, निकष दिए हैं. क्या हेतु है, क्या निकष है? आहारस्य विधौ अष्टौ. अब यहाँ पर आहारस्य षष्ठी है. आहार का, आहार की, आहार के, विधि, आहार की विधि, आहारस्य विधि, आहार विधि. और इस विधि शब्द का ये द्विवचन किया है. नदी नद्यौ, मति मत्यौ, विधि विधौ. और धौ का वो बना है संधि होते हुए. विधौ अष्टौ, धी और अ, विधि और अ, ये बनाकर विधौ और अष्ट. तो अ, धौ और अ मिलकर विधाव, विधाव ऐसा हो गया है. तो वो विधौ है, विधौ और अष्ट. तो विधौ अष्टौ, अष्टौ, अष्ट शब्द जो है नित्य बहुवचन में चलता है, नित्य बहुवचन में है. तो अष्टौ ये उसकी प्रथमा एक वचन है, ये प्रथमा बहुवचन है. और विधौ ये द्वितीय बहुवचन है. और विधौ ये भी द्वितीय बहुवचन है. क्यों द्वितीय किया? शुभाशुभ समुत्पत्तौ. ये शुभ और अशुभ दो भाव है ना. आहारस्य विधौ ये शुभ अशुभ दो है, इसलिए शुभाशुभ दो होने के कारण उनको विधौ कहा है. एक शुभ विधि और दूसरा अशुभ विधि. इसलिए विधौ अष्टौ. अर्थ ये हुआ कि आहार के विधि एक शुभ कर है और आहार का दूसरा विधि अशुभ कर है.
समुत्पत्तौ, ये भी शुभ समुत्पत्ति और अशुभ समुत्पत्ति, ऐसे दो समुत्पत्ति हो गई, इसलिए समुत्पत्तौ। ये आहार के विधि शुभ समुत्पत्ति वाले, आहार के विधि अशुभ समुत्पत्ति करने वाले, ऐसे दो है। और ये हेतु संज्ञक है। हेतु संज्ञक, हेतु संज्ञा, जिसका नाम हेतु है, इसको संज्ञक कहा गया है। जो सम्यक जाना जाता है वो संज्ञक है। ये भी तद्धित प्रत्यय है। ज्ञ धातु को ये लगा है, क लगा है, संज्ञक नाम बना है, संज्ञा या नाम बना है, और संज्ञक ये भी एक तद्धित प्रत्यय बना है। तो हेतु संज्ञक है, उसको हेतु कहते हैं। किसको? आहारस्य विधि को कहते हैं, संज्ञ हेतु कहते हैं। वो कैसे है? द्विविध है, शुभ समुत्पत्ति करने वाले और अशुभ समुत्पत्ति करने वाले, ऐसे दो है। ये विशेष है, पृथक पृथक है। तान परीक्ष प्रयोजय, उनको परीक्षा करते हुए प्रयोग में लाना चाहिए। यानी अर्थ ये हुआ कि आहार का विधि है और वो हेतु बनते हैं। कैसे बनते हैं? यदि विधि विरहित बनाया तो अशुभ समुत्पत्तौ, अशुभ समुत्पत्ति करते यानी रोग करते हैं, और विधि युक्त किया तो शुभ करते हैं यानी आरोग्य देते हैं। इसलिए उनकी परीक्षा करके ही भोजन करना चाहिए। यानी आहार विधि पूर्वक लेते हो तो वो रोग नहीं करेगा, और आहार यदि विधि विरहित बनाया तो वो व्याधि करेगा। ये निकष दिए है। अब ये विधि क्या है, चिकित्सक को पता होनी चाहिए। जलपान की विधि क्या है, दुग्धपान की विधि क्या है, भोजन की विधि क्या है, आहार बनाने का विधि क्या है, लघु गुरु निश्चित करने का विधि क्या है, चिकित्सक को पता होना चाहिए। कौन सा संस्कार गलत विधि विधि विरहित है, कौन सा संस्कार विधि युक्त है, ये चिकित्सक को पता होना चाहिए। विधि युक्त आहार ये आरोग्य का हेतु है, और विधि युक्त विहार ये व्याधि के हेतु यानी दोषों को बढ़ाने वाले हेतु होते हैं। और इसी सूत्र को अतिदेश तंत्र युक्ति लगाते हुए भेषज विहार आचार को लगाना है। अतिदेश तंत्र युक्ति यानी विधि विरहित स्वाप, विधि विरहित दिनचर्या, विधि विरहित ऋतुचर्या, विधि विरहित रात्रिचर्या, ये भी हेतु बनते हैं। उसी प्रकार सदृत के विधि दिए हैं, वेगान्न धारये धीमान हितेशी प्रत्यचेह च। कुछ रोगों का धारण करना है, कुछ रोगों का धारण नहीं करना है, और इसका पालन विधि पूर्वक यदि करते हो तो आप निरोगी रहोगे, और आप विधि छोड़कर करोगे तो निश्चित रूप से वो व्याधि का हेतु बनते हैं। यानी आहार, विहार और आचार। आहार में जलपान, मद्यपान, दुग्धपान, दधिपान, सब्जी, चावल, रोटी, इनका बनाने का विधि, मांस उनका बनाने का विधि, इनके गुणों का ज्ञान, ये सब अनिवार्य है। विहार में ऋतुचर्या क्या हो, दिनचर्या क्या हो,
सब ज्ञान अनिवार्य है। इसमें जरा सी भी गलती करोगे तो व्याधि निश्चित होगा। जैसे उदाहरण के लिए शीत ऋतु, अति शीत ऋतु में यानी वर्षा में और हेमंत शिशिर में रात्रि में स्नेह नहीं खाना है। बलवा कफज व्यक्ति ने, जिनके शरीर में कफ प्रकोप है, जिनको कफज व्याधि है, जिन्होंने शोधन नहीं किया है, जिनकी कफ प्रकृति है, उन्होंने रात्रि में स्नेह शीत ऋतु में नहीं खाना है, साधारण ऋतु में खाना है। ये नियम है। यदि इसका पालन नहीं करोगे तो व्याधि होगा। इसलिए आहार, आचार और विहार ये विधि पूर्वक करना, इसका नाम आरोग्य देने वाला हेतु है। और ये विधि विरहित करना ये रोग का हेतु है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोगी उसकी दिनचर्या में, रात्रिचर्या में, आहार में, सदृत में जितनी भी बातें वो करता है लगातार, उनको पूछना होगा, आप क्या क्या कैसे कैसे करते हो मुझे बताओ। वो सब आप लिख लोगे और उसके सामने लिखोगे, ये ऊपर का 1 नंबर का है, ये विधि विरहित है, ये हेतु बन गया। उसके बाद का है ये विधि युक्त है, ये हेतु नहीं बनेगा। उसके बाद का है ये विधि युक्त है, ये हेतु नहीं बनेगा। उसके बाद का है ये विधि विपरीत है, ये हेतु बनेगा। इस प्रकार आपको रोगी के हर कृति को विधि के रूप में देखना है, परीक्षण करना है और उसके परिणाम दोषों पर क्या होते हैं ये देखना है। इस विषय को हम कल देखेंगे। आज यही रोकता हूँ। कोई शंका प्रश्न हो अभी के विषय में तो आप 2 मिनट में पूछ सकते हो। सर एक प्रश्न है, एक मिनट। एक है प्रश्न की एक प्रश्न आहे, हाउ विल वी गेट टू नो अबाउट वृद्धि ऑफ लघु एंड विशद गुण? हाउ डू वी लघु और विशद गुण के वृद्धि कैसे जानेंगे? ये बातें बताएंगे। अभी थोड़ा समय राह देखिए, पहले विषय समझ लेंगे तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हमने प्रश्नोत्तर का सेशन रखा है, वो लास्ट दिन जो नहीं, जब ठीक है, लेकिन लघु लघु प्रश्न है तो तुरंत उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो उसमें संख्या बढ़ेगी नहीं। तो इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक। अभिजीत आला का? हो सर. अभिजीत त्याला ऐकू येतंय का? हो सर. आता हेतूंचा हेतू दोष कसे वाढवतात? किम वृक्षेण कुपिता, किम शिशिरेण कुपिता, किम वगैरे वगैरे. हा विषय उद्या तू मांडायचा आहे, मी ऐकणार आहे. बरं. तयार कर. चालेल. मी ऐकणार आहे. हो सर, हो. हम आगे की लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चरर वैद्य अभिजीत सराफ, उनका परिचय मैं देना चाहती हूँ। वैद्य अभिजीत सराफ, अभिजीत प्रकाश सराफ, ये MD PhD है, PhD गोल्ड मेडलिस्ट है। ये अभी संहिता विभाग के SSAM and H
कॉलेज सप्तशृंगी कॉलेज नासिक, इसके संहिता विभाग के प्राध्यापक है। अभिजीत सराफ ये अगस्त्य फाउंडेशन के अध्यक्ष है और अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के उपसचिव है। सर वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर के ये पट्ट शिष्य है और उनके साथ उन्होंने 140 से ज्यादा व्याख्यानों में सहभाग लिया है। वो खुद भी भारतवर्ष में सभी जगह पे जाके संहिता निरूपण का व्याख्यान देते हैं। हमारे साथ धनेज में अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के साथ धनेज सौराष्ट्र में वे व्याख्यान देते हैं और उसमें कार्यरत भी है। उनके 7 पुस्तक प्रसिद्ध है और 91 लेख भी प्रसिद्ध है। नासिक में अनंत आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय नामक चिकित्सालय में वो खुद कार्यरत है। मैं उनको विनती करती हूँ कि वे व्याख्यान की शुरुआत करें। धन्यवाद। श्लोक दाखवतो मी। आवाज येतोय माझा? हो येतोय। मी का तू दाखवते श्लोक? तुम्हीच दाखवा। ओके, मग मी शेअर करतो। ज्याला श्लोक दाखवायला सांगेन त्यावेळेला सुरुवात करतो। हा नाही अजून। हा दिसायला लागली आता। नाही अजून नाही। स्क्रीन दिसते माझी? अजून नाही। पण मला तर इथे हा दिसते आता। हा नमस्कार। नेटवर्क प्रॉब्लेम। दक्षाश्वित देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभ सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च आप सब वैद्य गणों को, श्रोता गणों को हेलो अभिजीत सर। शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हेलो हेलो। हाँ येते ऐकू। मीच शेअर करते। मी करतो स्क्रीन शेअर करतो। 2 मिनिटं। इथे अगं रेंजचा प्रॉब्लेम खूप आहे। बर ठीक आहे। 2 मिनिटं मला 2 मिनिटं द्या। हाँ हाँ